बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है जी। इस 19वें लेक्चर में 19th लेक्चर में हमें क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले कंटेंट्स को एक दफा देख लीजिए। जो कंटेंट्स आपको देखने हैं, इसके अंदर टीम है। टीम का कंटेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि छोटा सा ब्रेक आया है, शायद आप कुछ भूल गए हो। ग्रुप कोहेशन पे बात करेंगे, आज तो पहले कर चुके हैं, एक दफा जरा रिव्यू करेंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कोहेशन, और फिर बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप कोहेशंस क्या हैं। और आज हम टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट पे बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम डॉर्मिंग, ग्रुप थिंक पे बात करेंगे, और आखिर में बल्बिन स्टीम थ्योरी पे बात करेंगे। ये है आज का हमारा जो एजेंडा है। इसके अंदर बाज बच्चे मेरे से पूछ रहे थे गूगल क्लासरूम के बारे में। मैंने ये बताया था कि गूगल क्लासरूम में मैंने आपके सारे नोट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो पासवर्ड वगैरह पूछ रहे थे, मैं आखिरी 1-2 मिनट्स में आपको ये बता दूंगा याद से कि आपको मैंने बताना है इंशाल्लाह। तो मैं आखिरी 1-2 मिनट बता दूंगा। अभी हम लेक्चर को रिदम नहीं तोड़ते, हम लेक्चर को इन रिदम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने टीम से। देखिए, टीम का जहाँ तक ताल्लुक है, टीम एक बहुत बड़ा ग्रोह नहीं होता। टीम जो है वो, आप ये कह सकते हो कि टीम जो है एक मुख्तसर सी से लोगों का मजमुआ होता है। स्मॉल नंबर में होते हैं टीम में जो लोग होते हैं। क्रिकेट की टीम में 11 लोग होते हैं, इसी तरह फुटबॉल की टीम में, इसी तरह हॉकी की टीम में तो थोड़े नंबर में होते हैं, ज्यादा नंबर में होते टीम में लोग। एक बात ये होती है कि इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं। अगर आप क्रिकेट को जानते हो तो समझ लो कि कुछ फास्ट बॉलर होंगे, कुछ स्पिनर होंगे, कोई विकेट कीपर होगा, बैट्समैन होंगे। इसी तरह अगर ये फुटबॉल है तो हाफ बैक होगा, कोई फुल बैक होगा, इस तरह एक 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 गोलकीपर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो तो फिर टीम बनती है। और फिर इसके साथ साथ एक बात और भी है कि टीम में लोग कमिटेड होते हैं कॉमन पर्पस और गोल की तरफ। और दूसरी बात ये है कि इनके यहाँ एक चीज ये होती है कि जब कोई चीज गलत हो जाए या अच्छी हो जाए, इन्होंने एक दूसरे के सामने जवाब दे होना है। यानी ये म्यूचुअली एक दूसरे के सामने अकाउंटेबल है। ना कि आप ये समझे कि किसी कोच के सामने या किसी मैनेजमेंट के सामने, वो बाद की बात है। पहले ये आपस में एक दूसरे के सामने अकाउंटेबल है। मिसाल के तौर पे, अगर फर्ज कीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे साथ और आप एक कैच गिरा देते हैं, तो जब आप कैच गिरा देते हैं तो मैं आपकी तरफ जिन नजरों से देखूंगा वही काफी है आपके लिए। या सब दोस्त जब देखेंगे कि यार ये क्या किया, इतना आसान कैच आपने ड्रॉप कर दिया, तो आप खुद ही म्यूचुअली अकाउंटेबल है एक दूसरे की अगेंस्ट। इसी तरह अगर मैं बॉलर हूं, मैंने गेंद गलत करा दी और जनाब आगे से छक्का लग गया है, चौका, तो आप मुझे देखेंगे, हम खुद ही एक दूसरे के सामने जवाब देंगे। तो टीम में ये शिफ्ट होती है। अब जहां तक सवाल है कि टीम इज मोर देन अ ग्रुप, टीम ग्रुप से ज्यादा होती है। ग्रुप इनफॉर्मल होता है और फॉर्मल ग्रुप को हम टीम कहते हैं। तो टीम इज मोर देन ए ग्रुप, इट हैज अ जॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके पास जॉइंट ऑब्जेक्टिव और अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड मे बी सेट अप बाय ऑर्गेनाइजेशन अंडर सुपरविजन और कोच ऑफ अ टीम, जो कि एक मैनेजमेंट ने सुपरवाइजर या कोच के अंडर दिया होता है। तो इनको एक जिम्मेदारी दी होती है जिसको आपने अचीव करना होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये टीम है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये है कि टीम की तो समझ आ गई। टीम एक स्मॉलर नंबर में लोग होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक दूसरे के सामने जवाबदेह होते हैं। और इसके साथ साथ उनके पास एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हासिल करना होता है। और टीम में स्किल्स सेम नहीं होती बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऐसी स्किल्स जो टीम की जरूरियात पूरी करें। दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं जिसके पास, क्रिकेट टीम नहीं जिसके पास विकेट कीपर ना हो। दुनिया की कोई ऐसी फुटबॉल टीम नहीं जिसके पास गोलकीपर ना हो। अगर ये नहीं होगा तो टीम ही नहीं होगी। लिहाजा टीम वही है जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है। तो ये है टीम। तो हम मुख्तसरन कहते हैं, मुख्तसर से लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरे के सामने जवाबदेह हैं। तो हम ये कहते हैं स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स it for the sake of joint objective and goals for which they are mutually accountable. So this is what we call the definition of the team. Now it's very important कि हमें टीम की बात समझ आ गई। पहले भी एक दफा बात कर चुका हूँ, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। हाँ, आज जो बड़ा अहम टॉपिक जो मैंने कॉन्टेंट्स में नहीं लिखा था,
टीम की जब बात करेंगे तो टीम के बाकी एस्पेक्ट में सबसे पहले तो इसकी टाइप्स आएंगी। देखिए, जब आप टाइप्स ऑफ टीम की बात करते हैं तो एक होती है वर्किंग टीम, एक होती है वर्किंग टीम। हमारी आम जिंदगी में वर्किंग टीम की एक अच्छी एग्जांपल आपको इस फोटोग्राफ में नजर आ रही होगी, इस तस्वीर में नजर आ रही होगी, जहाँ पे एक मीडिया टीम है या एक फिल्म प्रोडक्शन टीम है जिसके अंदर कैमरा इंजीनियर है, इसी तरह साउंड इंजीनियर है, इसी तरह यहाँ पे जो है वो जो है बाकी सारा स्टाफ है, लाइट मैन, वो सारी चीजें इकट्ठी कर लीजिए तो ये बन जाता है एक हमारी वर्किंग टीम। इसमें से अगर एक भी बंदा निकालोगे, अगर कैमरामैन निकाल दो तो टीम नहीं रहेगी, अगर आप इससे साउंड इंजीनियर निकाल दें तो टीम नहीं रहेगी। तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इनको कहते हैं हमारी क्या बन गई, एक वर्किंग टीम बन गई। अब ये जो वर्किंग टीम है, अगर इसकी मिसाल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इसकी मिसाल जो है वो एक यूनिट है, वो एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि मार्केटिंग टीम, ह्यूमन रिसोर्स टीम, फाइनेंस टीम। तो ह्यूमन रिसोर्स टीम में क्या होगा जी, या मार्केटिंग टीम में क्या होगा, मार्केटिंग टीम में कुछ एडवर्टाइजिंग के लोग होंगे, कुछ सेल्स के लोग होंगे, कुछ जो है वो टारगेट्स अचीविंग के लोग होंगे, और कुछ लोग जो होंगे वो डायरेक्ट सेलिंग के लोग होंगे या पर्सनल सेलिंग के लोग होंगे। इस तरह टीम बनी होगी। एचआर डिपार्टमेंट में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होंगे, उनके साथ साथ कुछ रिक्रूटमेंट और एडवर्टीजमेंट डिजाइनर्स होंगे, कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइजर होंगे, कुछ इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर्स होंगे। तो ये इस तरह मिलके ह्यूमन रिसोर्स टीम बनी होगी। फाइनेंस टीम में कुछ कॉस्ट के लोग होंगे, कुछ रिपोर्टिंग के लोग होंगे। तो ये सारे मिलके जो है फाइनेंस की टीम बनाई होगी। तो ये जो मुख्तलिफ टीमें हैं, हम इनको जो है वर्किंग टीम कहते हैं। यानी एक कोई भी एक यूनिट या एक डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं ये हमारी एक वर्किंग टीम है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब जो दूसरा मसला है वो है हमारा मैनेजमेंट टीम का। देखिए, वर्किंग टीम जो होती है वो नीचे काम कर रही होती है, जैसे मार्केटिंग के लोग, प्रोडक्शन के लोग, अच्छा फाइनेंस के लोग, अभी हमारी बात हुई। तो ये होते हैं निचले लेवल पे। अब ऊपर वाले लेवल पे जब आप आते हैं तो आप जानते हैं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे होते हैं। हम इन्हें कहते हैं ये है हमारी मैनेजमेंट टीम, जिनको शेयर होल्डर्स जो है वो इलेक्ट करके डायरेक्टर्स बना देते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, मैनेजमेंट टीम। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक और इसके अलावा जो है टॉप लेवल का एनालिसिस और प्लानिंग करते हैं, एक्चुअली प्लानिंग करते हैं लोग। तो हम इन्हें कहते हैं हमारी मैनेजमेंट टीम है। अब यहाँ तक जो बात अहम है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वर्किंग टीम क्या है। वर्किंग टीम क्या है, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, उसके नीचे का स्टाफ हो गया, एचआर मैनेजर उसके नीचे का स्टाफ, फाइनेंस मैनेजर उसके नीचे का स्टाफ, ये हमारी वर्किंग टीम। उसके ऊपर जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, जो तय करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ बेचना है, कौन सी गाड़ी बनानी शुरू करें, कौन सी ना बनाए, वो 3 4 5 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं ऊपर बैठ के। ये हमारी मैनेजमेंट टीम होते हैं जो मैनेजमेंट रन कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात जो। तो यहाँ तक सबसे पहले तो आज यहाँ पे कमेंट्स लेते हैं कि ये दोनों टीम आपको समझ आई है, वर्किंग टीम और उसके साथ साथ कौन सी, शाबाश जी। हम सबसे पहले तो यहाँ पे कमेंट्स लेते हैं आप लोगों से कि क्या यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो अनम कह रही है आ गई, सना कह रहे हैं कि कह रही है कि आ गए, मंसूर भी कह रहे हैं कि ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों ने कहा कि ये समझ आ गई, ठीक हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों टीम समझ आने के बाद कि नीचे बैठे हैं डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, जिसको हमने क्या कह दिया वो है हमारी वर्किंग टीम। ऊपर बैठी है मैनेजमेंट टीम जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो स्ट्रेटजीज डिटरमिन कर रहे हैं और बाकी इश्यूज को देख रहे हैं। तो इसके ऊपर इसके अलावा भी टीम्स होती हैं, सिर्फ यही टीम नहीं होती बल्कि ये 6 हैं कैटेगरी में जो मैंने शामिल की हैं। तो इसके अलावा भी टीम होती है। एक टीम होती है जिसको हम स्पेशल पर्पस टीम कहते हैं, स्पेशल पर्पस टीम कहते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी टास्क फोर्स है। अच्छा, तो ये जो हमारी स्पेशल पर्पस टीम होती है,
अगर आप इसको देखते हो, स्पेशल पर्पस टीम या टास्क फोर्स होती है, ये आम तौर पे एक ऐसी टीम होती है जिसकी जिम्मेदारी हम लगाते हैं कि भाई आपने ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करना। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए कि जैसे एक सिचुएशन मैंने अपने बचपन में देखी कि एक क्रिकेट टीम पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। तो एक क्रिकेट टीम पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, गालिबन वो श्रीलंका की टीम थी। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहती है एक लोगों को इकट्ठा करके, लो जी आपका काम ये है कि आपने इन्वेस्टिगेट करके बताना है या उन टेररिस्टों को पकड़ने के लिए कोई चाल तय करनी है। तो हम एक उसके लिए एक कलेक्शन ऑफ 5 या 6 लोगों का बना देते हैं, हम इसको कहते हैं ये हमारी टास्क फोर्स है जो रिसर्च कर रही है कि हमारी टीम पर अटैक किसने किया। ठीक है जी। या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कहते हैं कि हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए है, जरा आप 5 या 6 बंदे मिलके रिपोर्ट तैयार कीजिए कि ये स्पेशल टास्क है कि हमें किस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। तो ये स्पेशल टास्क आपने दे दिया, ये टास्क जैसे ही अचीव होगा ये फोर्स खत्म हो जाएगी। अभी तो टास्क फोर्स की एग्जांपल मैं दे रहा था कि इन्वेस्टिगेशन की ही मिसाल ले लीजिए, अगर कि श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक टीम बना दी, एक एक टास्क फोर्स बना दी कि लो जी आपका काम ये कि इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि ये मामला हुआ कैसे। अब इसके लिए जब ये टास्क फोर्स बनेगी तो जाहिर बात है हम इसके अंदर, जैसे कि शुरू में कहा था, टीम वो होती है जिसके पास सारी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो। वो सारी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इसमें डाली जाएगी। मिसाल के तौर पे एक आर्मी की इंटेलिजेंस का बंदा है, एक सिविल इंटेलिजेंस एफआईए का बंदा हो, इसी तरह 2 रिटायर्ड कोई आईजी हो जाए, इसी तरह उसके साथ साथ कोई एक लीडिंग ब्यूरोक्रेट हो जाए साथ। ठीक है जी। तो ये मिला के हम एक टीम बना लेते हैं जो इसके लिए पूरा नॉलेज गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो हम इसको टास्क फोर्स कहेंगे। इनका काम ये है कि हमें मालूमात फराहम करें और ये मसला हल कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जो तस्वीर ली है उसके अंदर कोई दुश्मन छुपा बैठा है, तो हमने अपनी फोर्सेस से कहा लो जी आपका स्पेशल टास्क ये कि आपने इसे सर्च करके मार देना। तो ये हमने या उन्हें अरेस्ट करना है, तो ये हमारी टास्क फोर्स होगी। टास्क फोर्स के कुछ असूल हैं। पीटर्स एंड वाटर में 2 एक्सपर्ट्स हैं। टास्क फोर्स के मुतालिक हमें 5 अहम बातें बताते हैं। पहली बात यह है कि इनका नंबर भी स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ये कोई बहस करना चाहे, कोई डिसीजन लेना चाहे तो ज्यादा वक्त ना लगे, जल्दी से फैसला करें। दूसरी चीज ये है कि इनको टाइम लिमिट, ड्यूरेशन लिमिटेड देना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं देना चाहिए, ताकि ये इन हरी रहे, जल्दी में रहे। इनको ड्यूरेशन डेडलाइन देनी चाहिए। डेडलाइन देने के अलावा इनकी मेंबरशिप जब बनाएं या इनमें कोई मेंबर शामिल करें तो उसकी इजाजत से करें, वॉलंटायरली करें। आप इन वॉलंटायरली अगर शामिल करेंगे तो उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जिससे बाकी टीम के लिए भी मसला पैदा होगा। तो लिहाजा वो बंदा शामिल करें जो वॉलंटायरली इसमें शामिल हो। इस टीम को ज्यादा रिटर्न पे ना लगाएं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो आप डिसीजन लेते हैं, कंक्लूड करते हैं, वो लिख दें, रिपोर्ट लिख दें, लेकिन जो आपस में डिस्कशन करें वो थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड करें, इनफॉर्मल करें, ताकि आप खुल के बात कर सकें और जो फैक्ट्स है वो सामने आए। और इसके अलावा ये है कि शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाएं ताकि इसका कोई नतीजा आपको हासिल हो। तो हम यहाँ पे 5 बातें की हमने। कौन कौन सी? पहली बात, इनका नंबर महदूद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनका ड्यूरेशन भी महदूद होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मेंबरशिप शुड बी वॉलंटरी होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन बड़ी आज़ाद होनी चाहिए ताकि गपशप खुल के फैसले करें, और इनको ज़रा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि इसका कोई नतीजा भी निकले। तो ये है जो हम इसको कह रहे थे टास्क फोर्स। अच्छा, अब यहाँ तक अगर देखते हो तो 3 बातें क्लियर कर दी। वर्किंग टीम वो टीम होती है जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम वो है जो टॉप लेवल पे बैठी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हैं। और टास्क फोर्स वो है जिसको हमने कोई स्पेशल काम सौंपा है कि ये आपने करना है। इनकी तादाद महदूद, इनकी ड्यूरेशन फिक्स रखना है, इनकी मेंबरशिप जो है इनसे पूछ के इनकी इजाज़त से, इनकी रजामंदी से रखनी है, और इनकी कम्युनिकेशन जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और दे शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, इन्हें एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये हमारा इसके लिए जो है क्या है जी, रिक्वायरमेंट। अब जहां तक सवाल है
इससे आगे जब हम चलते हैं, फिर बच्चे अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला मैं बेटा अभी गूगल क्लासरूम पे बात करता हूँ, बिल्कुल एंड पे जाकर करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे जरा होशियार हो जाए, पहले तो आप पूछ रहा था समझ आई कि नहीं आई। अब मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, ये सवाल जरा पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल स्पेशल पर्पस टीम एज डिफाइंड बाय पीटर एंड वाटरमैन। तो क्या की एस्पेक्ट्स हैं, 5 बताए थे, उनमें से 2 यहाँ लिखे हुए हैं, आपने पढ़ने हैं और मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जी, आप में से 5 बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं और मोस्टली बच्चों ने ए ऑप्शन लिया और बिल्कुल सही लिया। यही 2 ऑप्शंस हैं, यही 2 बातें हैं जो इसके अंदर पता चल रही हैं। पहली क्या है, टीम शुड बी रिलेटिवली स्मॉल, मेंबर ऑफ द टीम शुड बी वॉलंटरी, सक्सेस जो तीसरा पॉइंट है, सक्सेसफुल टीम शुड बी गिवन वाइड रेंज ऑफ टास्क। अगर हमने वाइड रेंज ऑफ टास्क दे दिया तो भैया वो टास्क फोर्स रहेगी नहीं। टास्क फोर्स तो कहते ही उसको है जिसके पास एक काम हो। और फोर्थ बात ये है कि शुड बी फॉर्मल, नहीं हमें तो इन्हें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करवाना है। हाँ, रिपोर्ट फॉर्मल लिखवा सकते हो आप, लेकिन बाकी कम्युनिकेशन हम चाहते हैं कि इनफॉर्मल करें। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन लिया, बिल्कुल सही ऑप्शन लिया है, उन्हें बिल्कुल सही समझ आई है और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो वही है। अब आ जाते हैं मल्टी स्किल टीम। अब यहाँ पे जरा गौर से सोचना है बच्चों, मल्टी टास्क टीम हो रही है, मल्टी स्किल टीम। देखिए, मल्टी स्किल टीम में टीम मेंबर जो मुख्तलिफ इकट्ठे होते हैं, उन्हें एक से ज्यादा काम आते होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम उन्हें एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये मल्टी स्किल्ड टीम होती है। मल्टी स्किल्ड टीम ऐसी होती है जिसमें हर मेंबर को एक से ज्यादा काम आते हैं या बहुत ज्यादा स्किल्स रखते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि हम जिस मेंबर को जहां चाहे मूव कर सकते हैं। तो टीम ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल हु आर परफॉर्म एनी ऑफ द ग्रुप टास्क, वो कोई भी ग्रुप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दीज कैन बी shared out in a flexible way according to available and inclination. Multi-skilled employees have a number of different skills, enabling them to do more than one kind of work. जैसे कि यहाँ इस तस्वीर में देखिए, ये साहब जो है ये वुड कटिंग भी जानते हैं, ये वुड मेकर भी हैं, ये पेंटर भी हैं, इसके साथ साथ ये आर्किटेक्ट भी हैं, मैसन भी हैं, और ये जनाब एक नहीं कई स्किल्स जानते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये एक मल्टी स्किल पर्सन है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स मौजूद है। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये मल्टी स्किल टीम है। तो एक ऐसी क्रिकेट टीम जिसमें ज्यादा ऑलराउंडर हो, एक ऐसी क्रिकेट टीम जिसमें ज्यादा ऑलराउंडर हो, कमेंटेटर कहता है इट इज अ मल्टी स्किल्ड टीम, जिसको मर्जी बैटिंग करा लो, जिसको मर्जी बॉलिंग करा लो। तो ऐसी सूरत में कप्तान के लिए बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं हमारी मल्टी स्किल टीम। तो अब ये हमने कह दिया जी मल्टी स्किल, क्या मतलब हुआ जी, हर मेंबर के पास एक नहीं कई कई स्किल्स हैं। लेकिन अगर आप इसके मद्दे मुकाबिल कभी जहन में फंस जाओ इस मामले में कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होती है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक ऐसी टीम होती है जिसमें स्पेशलिस्ट मुख्तलिफ जगह से इकट्ठे किए जाते हैं, एक जगह से नहीं कई जगह से इकट्ठे किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखो कि हमें कोई मेडिकल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस मेडिकल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ज्यादा तरह के लोग चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, एक सर्जन है, उसके साथ एक ओबेसिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, और एक नर्सिंग डिपार्टमेंट से है, एजुकेशन, और एक फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज एक्सपर्ट है। तो वो एक पेशेंट का मसला हल कर रहे हैं। तो ऐसी टीम को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहा जाता है। अब जरा दोनों का मुआवजा कर लीजिए। मल्टी स्किल टीम में हर बंदे को मुख्तलिफ काम आते हैं, हर बंदा जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, हर बंदा जैक ऑफ मैनी ट्रेड है, यानी बहुत सारे उसको काम आते हैं। मल्टी डिसिप्लिन टीम में मुख्तलिफ स्किल्स के लोग इकट्ठे कर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मेडिकल की मिसाल दी है, तो मैं आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक दिखाता हूँ जो ट्रीटमेंट कर रही है लंग कैंसर को। तो लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। इसमें कौन कौन शामिल है जी, इसमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन,
chronic surgery, medical oncology, radiation oncology, pathology, radiology, the nurse specialist, the nuclear medicine, social work, physiotherapist, and इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट, डाइटेक्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने वाले। तो ये सारी टीम मिलके एक बंदे को ट्रीट कर रही है। तो हर बंदे का चूंकि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अलग है, लिहाजा हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहेंगे। एक दो फिर सम अप कर लेते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक ऐसी टीम है जिसमें हर मेंबर के पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक ऐसी टीम है जिसमें हर बंदे के पास एक ही स्किल है, लेकिन वहां हर स्किल का बंदा मौजूद है। रिपीट करते हैं, जो मल्टी स्किल टीम है उसमें हर बंदे को मुख्तलिफ स्किल्स आती हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में हर बंदा एक ही स्किल जानता है, लेकिन वहां जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो मुख्तलिफ स्किल्स के लोगों का बनाया गया है। तो मैंने मिसाल देके समझाया, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब जहां तक सवाल है आपके जो है वो फिफ्थ टीम का या लास्ट टीम पे जो हम बात कर रहे हैं, तो एक टीम होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्शन टीम। जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ डायरेक्शन टीम। ये जो हमारी सेल्फ डायरेक्शन टीम होती है, ये टीम वो होती है हु डू नॉट हैव अ क्लियर लीडर, जिनके पास कोई क्लियरली लीडर नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि दे हैव शेयर्ड लीडरशिप एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क। अपने काम की जिम्मेदारियां और जो काम है वो उन्होंने शेयर किया होता है। वी डू नॉट ऑफन सी सेल्फ directed team in companies and big organizations. They usually exist in small music groups like bands. तो मुख्तलिफ म्यूजिकल ग्रुप्स में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। ये म्यूजिकल ग्रुप्स में किस तरह से होते हैं कि फर्ज कीजिए कि हमने एक नया गाना बनाना है, एक नया सॉन्ग बनाना है, उसका म्यूजिक देना है। तो उसका म्यूजिक देने के लिए जो मल्टीपल आइडियाज की जरूरत है, तो मैं लीडरशिप नहीं कर रहा, मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। आप गिटारिस्ट है, मैं आपसे कहता हूँ कि आबिद बेटा जरा बैठो थोड़ी देर, जरा आज जरा गिटार बजाओ, आज जरा इस टोन पे जरा देखो कोई धुन तुम्हें मिल जाए। एक जो है वो ड्रमिस्ट है, मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप जरा थोड़ा आज जरा ड्रम के ऊपर जरा इस बीट पे जाओ, देखो जरा कोई नई चीज मिल जाए। इसी तरह एक जो है वो कीबोर्ड के पहलवान है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जरा कीबोर्ड के आज जरा जाएं, तो आज जरा भूत कल्याण का तीसरे सीखे पे जाएं, जरा देखते हैं कि आज जो है आप क्या करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको बड़ी बातें पता है, भूत कल्याण का तीसरा सीखा कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा, ये वैसे किसी सिंगर ने एक दफा बोला था, इंटरव्यू हो रहा था किसी गजल गाने वाले का, उसका नाम था अच्छा गुलाम अली। तो गुलाम अली वो गपशप कर रहा था, तो वहां वो ये सारी बातें कर रहा था और मैं सुन रहा था गौर से। अच्छा, तो आई बिलोंग्स टू राजपूत फैमिली। मेरी फैमिली म्यूजिक के सख्त खिलाफ थी, लेकिन मैं वैसे म्यूजिक सुन लेता था, अब तो खैर इतना नहीं सुनते। तो लेकिन बहरहाल मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। कहीं आप मुझे इनवाइट कर रहे हो कि सर मेरा बर्थडे है, आपको बड़ा म्यूजिक का पता है, जरा गिटार लेके तो किसी दिन आ जाए, ऐसा कोई चक्कर चुक्कर नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए भैया मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था बेटा कि एक गिटारिस्ट को मैंने कहा कि तुम जरा आज ये वाली टोन बजा के देखो, एक कीबोर्ड वाले को कहा कि जरा ये करके देखो, एक ड्रमिस्ट को कहा कि अच्छा भी जरा जरा तुम ड्रम बजा के देखो। तो फिर उसके बाद तीनों चारों में से कोई एक चीज मिलेगी ना, जो एक चीज मिलेगी उससे हम म्यूजिक का स्टार्ट कर देंगे, उससे हम म्यूजिक का स्टार्ट कर देंगे। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती है जिसके अंदर हर बंदे को आजाद छोड़ा जाता है कि लो भाई अपने अपने रास्ते पे जरा भागो, देखते हैं कौन कहाँ पहुंचता है, फिर जब वहां पहुंचेंगे तो फिर हम अपनी कोई ग्रुप डायरेक्शन भी बना ही लेंगे। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्शन टीम। अब ये जो आखिरी तीनों टीमें हैं, इनमें से हर एक को जरा अलग अलग कीजिए। पहली टीम जो थी, आखिरी टीम में मल्टी स्किल, हर बंदे को मुख्तलिफ स्किल्स आती हैं, तो जिसको जहां मर्जी लगा दो। और जो पांचवी टीम है वो किसी कैंसर की ट्रीटमेंट या किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट में लोग हैं जिनकी हमने जिम्मेदारी लगाई है कि आपने इस पेशेंट को ट्रीट करना है। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, लेकिन वहां पे हर फील्ड का एक्सपर्ट जो है उसको बुला लिया गया है। और आखिरी टीम जो है वहां पर हर
प्लेयर को अलग अलग छोड़ा गया कि अच्छा चलो आज जरा अपनी अपनी दौड़ लगाओ, देखते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ मेंबर मोटिवेटेड होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। जाहिर है जब हम किसी पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, जिम्मेदारी लेते हैं और ओपन फीडबैक भी हम देते हैं हर एक को। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि अक्सर औकात विजन क्लियर नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट राइज कर जाते हैं कि जैसे गिटारिस्ट कहता है मेरी टोन सही है, ड्रमिस्ट कहता है मेरी टोन सही है, कीबोर्ड वाला कहता है मेरी सही है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा, ये जो म्यूजिकल बैंड होते हैं जब ये गाने बना रहे होते हैं तो ये लड़ झगड़ ही रहे होते हैं, किसी एक नतीजे पे आराम से नहीं पहुंच जाते और फिर उसके बाद आपको कोई अच्छा गाना सुनने को मिलता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक हमारे 6 ये जो थे ये मुकम्मल हो गए, 6 के 6 ग्रुप। तो यहाँ तक सबसे पहले तो हम ये सारी बात करने से पहले एक दफा जरा आपसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ तक बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये 6 के 6 ग्रुप मैंने समझाए हैं, टीम समझाई है, तो ये समझ आ गई आपको बच्चों? अच्छा जी, तो मोस्टली बच्चों ने मुझे कह दिया यस, तो बस ठीक है, मुझे बच्चों ने यस कह दिया, मुझे तो आगे सिग्नल चाहिए होता पढ़ने के लिए। अच्छा बच्चों, टाइम मैनेज कर रहा होता हूँ। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ अपनी बात की तरफ फिर वापस, के मुझे आकिब ने भी कहा है, आज तो उस्मान ने भी कमेंट्स किए हुए हैं जी, और रुहेब कुरैशी भी कह रहे हैं, मंसूर अंसारी भी कह रहे हैं, तो आज तो वो बच्चे भी बोल रहे हैं जो पहले जरा चुप रहते थे। अच्छा, सना जवेद तो अक्सर कमेंट्स करती रहती है। चले ठीक है बच्चों, अब बात यह है कि यहाँ तक हो गया कि टीम की समझ हमें आ गई कि टीम्स कौन कौन सी होती है। लेकिन आप देखते हैं कि एक होती है जिसको हम कहते हैं कोहेसिव टीम। कोहेसिव टीम समझते हैं ना आप? टीम कोहेशन। टीम कोहेशन एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें आपकी टीम के मेंबर एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टली जुड़ जाते हैं, इनके अंदर एक इंस्टिट्यूशन आ जाती है, इनके अंदर एक मोहब्बत आ जाती है, एक लगाव आ जाता है, और ये एक दूसरे से अलहदा होने को तैयार नहीं होते। ये एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता था जब, तो कभी कभी ऐसा होता था कि स्टडी आवर्स इफेक्ट होते थे, तो जो अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा थी वो गुस्सा करती थी और वो डांट देती थी कि मुबशर, ये तेरे दोस्त ना बड़े लफंगे, ये तेरा टाइम जाया करते हैं, ये बड़े बदतमीज है, तो किस ग्रुप में चला गया? मैं अम्मा जी से गुस्से में कहता था, अम्मा जी आप मुझे गालियां दें, आप मुझे बुरा भला कहें, मेरे दोस्तों को कुछ ना कहें। क्यों? क्योंकि उनके साथ मेरा एक कोहेसिवनेस है, मेरा एक लगाव है, मेरी एक मोहब्बत है, लिहाजा वो मेरे दोस्त हैं, उनको ना कुछ कहा करें, तो क्योंकि इससे मेरे दिल को चोट लगती है। तो ये अक्सर हो जाता है, ऐसा ग्रुपिंग में हो जाता है। आप तो खैर बच्चे हैं, अभी मेरी बात को नहीं समझेंगे। इस मामले में जो है अक्सर इंसान जो है वो इस तरह के लगाव में आ जाता है। अच्छा, ये लगाव जो है अक्सर बात आपने मीर दर्द के, मीर तकी मीर के, वो जो मोहब्बती गजलें उनमें भी देखा होगा कि महबूब से एक लगाव हो जाता है। अच्छा, टीम भी महबूब ही होती है आपकी, टीम भी लगाव होती है। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि एक प्रोफेशनल आदमी जो है वो अपने काम को भी अपनी मोहब्बत ही समझता है, तो एक लगाव अपने काम के साथ हो जाता है, इंसान कहता है इससे ऊपर कुछ नहीं। तो यही स्टिकीनेस, यही वो जज्बा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि एक लगाव अपनी टीम के साथ, अपने काम के साथ। ठीक है जी। तो जैसे आप यूँ समझो कि मेरा ख्याल इतनी मिसाल देना मुनासिब ना हो शायद, कि जैसे मेरी वाइफ मुझे ये कहती है कि मैं आपकी सेकंड वाइफ हूँ, आपकी पहली वाइफ तो आपकी जॉब है, आपकी पहली वाइफ आपका प्रोफेशन है, आप मेरे से ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं। तो वो सही कहती है, सही कहती है। तो नेचुरली तो ये एक लगाव होता है, ये भी एक मोहब्बत होती है। तो अपनी टीम के साथ, अपने यूनिट के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ, उसके लोगों के साथ आपका एक लगाव आ है। अच्छा, ये लगाव लाने के लिए क्या चीजें जरूरी है? इस लगाव को लाने के लिए एक तो लीडर होना चाहिए, एक ऐसा लीडर जो एक ऐसा माहौल बना दे जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, कोई गीबत नहीं करेगा, कोई मेरी बुराई नहीं करेगा, तो एक कॉन्फिडेंस। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पे इंसान जो है वो बात कहे जो उसका माइंड कहता है,
देखिए एक बात का थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, जरा समझ लीजिए। आप बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ते होंगे तो यहाँ एक फर्क समझ लीजिए। देखिए माहौल ऐसा जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो, माहौल ऐसा हो जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं ना स्पीक देयर माइंड, इसको आप अपनी उर्दू की जुबान में कहते हो दिल की बात करना, जो बात दिल में है वो बयान करना। गोरा लिखता है स्पीक देयर माइंड्स, हम लिखते हैं जो दिल में है वो बोल दो। तो एक ऐसा माहौल जो आपके दिल में जज्बा है, बात है, वो बोल दो। दूसरी बात ये ओपन है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। अच्छा, टीम में बार बार मांग के किसी बंदे को लाना पड़े, नहीं नहीं, राइट मिक्स ऑफ स्किल हो, उसके अंदर पूरी स्किल्स हो, फास्ट बॉलर भी हो, स्पिनर भी हो, विकेट कीपर भी हो, बैट्समैन भी हो, ओपनर भी हो, और 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन सारे बैट्समैन हो, ताकि राइट मिक्स ऑफ स्किल हो और क्लियर कमिटमेंट टू शेयर्ड गोल्स हो, कि आपकी कमिटमेंट गोल्स के साथ होनी चाहिए, मकासद के साथ कि हमें इसे हर सूरत हासिल करना है। और टीम के अंदर एक टीम आइडेंटिटी होनी चाहिए। टीम आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रिकग्निशन, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि मुबशिर कहे कि जनाब मैं तो जनाब गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूँ, मैं तो राबियन हूँ, तो मुझे इस पे प्राइड है जी, मैं पढ़ा हूँ जी वहाँ का। अच्छा जी, इसी तरह आप किसी ज़माने में जाके, या अल्लाह करेगा जैसे भी आप सीएम में क्वालिफाई करेंगे, तो आप कहेंगे मैं एसीएम में हूँ, आई एम मेंबर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, आईसीएमएपी का मैं मेंबर। तो ये टीम आइडेंटिटी है, ये हमारा रिकग्निशन है, ये हमारी रिस्पेक्ट है, तो हमने इसे गेन करना इंशाल्लाह। अच्छा, फिर टीम में एक सॉलिडेरिटी भी होनी चाहिए, कि एक सॉलिड टीम स्पिरिट, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी a complete cohesion in the team with the help of a unity, unionization, and as a unit working towards the same goal and direction to achieve the goal। तो ये होना चाहिए आपके पास। तो अब देखिए यहाँ पे आपने बात की कि कोहिशन ये है जब टीम मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और लीडरशिप होनी चाहिए इसके लिए जो माहौल अच्छा दे, एक ओपन माहौल जिसमें दिल की बात लोग कह सकें, जो जज्बात उसका इजहार कर सकें, इनके पास हर तरह की स्किल्स हो, राइट मिक्स ऑफ स्किल्स हो, क्लियर कमिटमेंट टूवर्ड्स गोल्स हो, शेयर्स गोल हो, और उसके बाद टीम आइडेंटिटी हो, टीम स्पिरिट हो, और ये सॉलिडली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ऐसी टीम अगर बन जाए तो उसके जाहिर है कुछ एडवांटेज होंगे। एडवांटेज कुछ नहीं, मैं तो चंद एक लिए बड़े एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों की यहाँ पे इफेक्टिवनेस टीम की बहुत ज्यादा होगी। टीम एक दूसरे के साथ खुशी में चेयर अप करेगी और गमी में कंडोलेंसेस करेगी। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव माहौल मिलेगा, एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट मिलेगी, जहां पर के आप रिलैक्स एटमॉस्फेयर में काम कर सकेंगे। हर मेंबर का पार्टिसिपेशन लाजमी होगा डिस्कशन में, डिसीजन मेकिंग में। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी बंदे के पूछे बगैर कोई फैसला हो जाए। और कम्युनिकेशन होगी ओपनली, जिसके अंदर डिजायर और कंप्लीट टास्क मुकम्मल किए जाएंगे, और फिर प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस अल्टीमेटली इस टीम में होगी, क्वालिटी होगी, बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि इस तरह की टीम स्पिरिट जब आती है तो वो जो लेजी सा फील्डर होता है वो भी कैच नहीं छोड़ता। कभी आप देखिए टीम जब एज अ यूनिट आती है, उनके अंदर एक हारमोनियस इन्वायरमेंट बन जाता है, फिर जूनियर से जूनियर आदमी भी कैच नहीं छोड़ता, चाहे बाउंड्री लाइन पे मुश्किल कैच भी वो जंप लगा के पकड़ लेता है। और दूसरी बात ये है कि वो जो मैंने पहले बात की कि यहाँ स्पोर्ट एंड कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं किसके जी, आपकी जो कोहेसिव टीम है उसके। अब यहाँ पे आके दो बातें मुकम्मल कर दी। एक तो मैंने टीम बता दी, टीम क्या है। दूसरा मैंने टीम की टाइप्स बता दी। और तीसरा मैंने आपको कोहेसिव टीम बता दी। फिर गिनवा देता हूँ। पहली चीज जो मैंने आपको बताई टीम क्या है, दूसरी बात बताई टाइप्स ऑफ टीम क्या है, और तीसरा टीम कोहेशन पे मैंने बात मुकम्मल की है। आज का चौथा टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट।
अब जब मैं बात कर रहा हूँ टॉप स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जरा जहन में ये रखना है कि इसकी स्टेजेस जो टकमैन ने इंट्रोड्यूस कराई थी वो 4 थी, जो नीचे मैंने कलर्स में दिया हुआ है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। एडजॉर्निंग की स्टेज लेटर ऑन जो आर्टिकल छपा है वहां से इसके अंदर ऐड की गई है। याद रखना है टकमैन ने 4 स्टेजेस बताई थी टीम बनाने की, ग्रुप फॉर्मल ग्रुप बनाने की, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। जो एडजॉर्निंग है इसको डॉर्मिंग भी कहते हैं, एडजॉर्निंग को डॉर्मिंग भी कहते हैं। ये बाद में आर्टिकल लिखा गया तो तब ये बनी, इसमें ऐड हुई। अब यहाँ पे जो जरूरी बात सबसे पहली है वो है फॉर्मिंग क्या है। फॉर्मिंग की तस्वीर जरा नीचे देखिए, क्या हो रहा है जी। तो फॉर्मिंग की तस्वीर में एक बंदे को दूसरे बंदे से मिलाया जा रहा है और वो उसके साथ हैंडशेक कर रहा है, यानी यहाँ पे आपस में मुलाकात हो रही है। टीम मेंबर्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया जा रहा है, टीम मेंबर को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि लो भाई ये जमील साहब हैं, ये सलीम साहब हैं, ये तस्कीन साहब हैं, इनसे मिलाया जा रहा है। अब इसमें एक मिसाल ले लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि सुजुकी एक कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है जी। वैसे है फर्ज क्या करना है, फर्ज ये कर रहे हैं कि उन्होंने हमें एक टीम बनाने के लिए कहा है कि एक टीम बनाओ जो कि एक छोटे साइज की लेटेस्ट कार बना सके, छोटे साइज की लेटेस्ट कार बना सके। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 5 बंदे आते हैं, फर्ज कीजिए 5 बंदे। एक बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है जी, इंजन बनाना है। एक एरोडायनेमिक इंजीनियर है जी, जिसने उसकी चेसी डिजाइन करनी है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जिसने उसका फ्यूल इंजेक्शन और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के देने हमें। एक हमने कास्ट अकाउंटेंट साथ रखा हुआ है, जो हम जब डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो वो इस चीज का ख्याल रखेगा कि कहीं हम कॉस्टिंग बहुत ज्यादा ना कर दें कि एक छोटी गाड़ी पता लगे 26 लाख की बना दी है या 25 लाख कॉस्ट करी तो वो तो कोई नहीं खरीदेगा। तो लिहाजा हमें एक अकाउंटेंट भी साथ चाहिए। उसके साथ साथ हम एक इंटीरियर डेकोरेटर या जो फाइन आर्ट्स के लोग होते हैं, एस्थेटिक सेंस के, उसको भी रख लेते हैं, क्योंकि गाड़ियां आजकल देखी जाती हैं इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, हेडलाइट कैसी है, लुक कैसी। आजकल बड़ी ये चॉइस आ गई। हम जब छोटे थे, अल्लाह भला करे, हमारे अल्लाह बच्चे हमारे अब्बा जी, एक एफएक्स की गाड़ी होती थी, वो लाल रंग की गाड़ी थी, लेके घर आ गए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ होता था, वाह जी वाह क्या गाड़ी आ गई जी। ना उसमें कोई एसी था ना कुछ और था, बस वो गाड़ी थी, तो वहाँ नाम था चलती का नाम गाड़ी। तो लोग कहते थे। पर आजकल तो भाई गाड़ी के मामले में हमें तो इतना नहीं पता, बच्चे आगे मुझे बता रहे होते हैं सर आपकी गाड़ी में एक कैमरा होना चाहिए, सर आपने ये जो आपकी जो होंडा सिटी है इसमें ये मसले। मैं कहता हूँ यार अल्लाह का शुक्र करो कि है, पर आज का दौर तो ऐसे ही है। लेकिन वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि एक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, एक जनाब जो है वो एरोडायनेमिक है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, डिजाइनर, एस्थेटिक सेंस देखने वाले लोग हैं। अब ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए। अब आज हम इनसे मुलाकात करा रहे हैं। ये जो मुलाकात कराने की स्टेज है और जिम्मेदारियां सौंपने की स्टेज है, इसे हम फॉर्मिंग कहेंगे, इसे हम फॉर्मिंग कहेंगे। तो फॉर्मिंग समझ आ गया जी। सारी टीम के लोगों को इकट्ठा करके उनको आपस में मुलाकात कराई जा रही है, ये फॉर्मिंग। अच्छा, अब जब बात आ गई आपकी स्टॉर्मिंग की, स्टॉर्मिंग की दूसरी स्टेज। अच्छा, स्टॉर्मिंग में सबसे पहले तो तस्वीर देख लीजिए नीचे जो मैंने लगाई है। एक बंदे के हाथ में हैमर है और एक बंदे के हाथ में तलवार है। साफ नजर आ रहा है कि कोई कत्लो गारतगरी का सामान होने वाला है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए ये कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा होती है। मैं इसको यूं समझा सकता हूँ कि एक दफा मैं जियोग्राफिक चैनल पे देख रहा था, एक सफारी पार्क नया बनाया जा रहा, तो उन्होंने कुछ वहां पे गधे, घोड़े, जिब्रा, गिजल्स और डियर्स छोड़ दिए काफी देर। उसके बाद उन्होंने वहां शेर ला के छोड़ दिया, उसके बाद वहां लाके उन्होंने एलिफेंट छोड़ दिए। अब वो लड़ाई शुरू हो गई जानवरों की। वे शेर कहता है मैं जंगल का बादशाह हूँ, अच्छा, और जनाब हाथी कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ, ठीक है जी।
अच्छा, हर और चीता कहता है मैं तेज भागता हूँ, लेपर्ड कहता है मैं जंगल का बादशाह। अब लड़ाई शुरू हो गई कि बादशाह कौन करे। तो ये जंगल की स्टॉर्मिंग स्टेज थी। ये जंगल की कौन सी स्टेज थी? स्टॉर्मिंग स्टेज, बादशाहत की दौड़। अब जो ग्रुप है वहां पे भी ये दौड़ लगेगी, लेकिन इंसान हथियारों से तो नहीं लड़ते। इंसान तो इल्म से लड़ता है, दलील से लड़ता है, अक्ल से लड़ता है, इल्म से लड़ता है, तजर्बे से लड़ता है, अपने एक्सपीरियंस से लड़ता है, अपने एक्सपोजर से लड़ता है, अपनी शख्सी क्वालिटीज से लड़ता है। तो इंसान जो है वो आपस में बहस करेंगे, लड़ेंगे। और यहाँ पे जो भिड़ने की वजह है, नॉलेज से, लॉजिक से, मंतक से, इल्म से, एक्सपीरियंस से जो लड़ाई हो रही है, इसकी दो वजूहात है बड़ी। एक तो सबसे पहली वजह वही है कुर्सी, कि हर शख्स चाहता है ये लीडर ना रहे, मैं लीडर बन जाऊं, मैं इस ग्रुप का की रोल प्लेयर बन जाऊं, की रोल मुझे दे दिया जाए और बाकी सब लोग मान लें कि मुझे अकल ज्यादा है, मुझे दानाई ज्यादा है, मेरे पास हिकमत ज्यादा है, लिहाजा मुझे अपना बड़ा मान ले, मुझे अपना लीडर मान ले। आल्दो एक डिफाइंड लीडर है, येट दैट वो चाहता है कि इल्मियत की बुनियाद पे मुझे लीडर मान लिया जाए। तो हर शख्स अच्छे रोल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो मसला है वो ये है कि एक लड़ाई इस वजह से हो रही है कि ग्रुप के अंदर कुछ नॉर्म्स और कल्चर डिसाइडेड नहीं है। नॉर्म्स और कल्चर का क्या मसला होता है? नॉर्म्स और कल्चर का मसला ये है बच्चों कि जैसे आप यूं समझ लो कि कोई शख्स आता है ग्रुप में और वो किसी की चुगली करता है, बैक बाइटिंग करता है, जबकि वो मौजूद नहीं उसके खिलाफ बात करता है, तो ग्रुप के दो बंदे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं खबरदार आइंदा से ऐसा क्या, हमारे ग्रुप में बैक बाइटिंग नहीं होगी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर। कोई बंदा आता है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, और वो तो ढीला आदमी है, वो तो ये है, तो नहीं 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 भाई, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होगी, इससे कल्चर तबाह हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो दो बातें हो गई ना, एक अच्छे रोल के लिए लड़ाई है और दूसरा नॉर्म्स और कल्चर की। अब रिपीट करते हैं। पहली स्टेज में हम इकट्ठे हुए थे, आपस में मिले थे, गपशप हुई थी, जो डिफाइंड रोल थे वो बताए गए थे। दूसरी स्टेज में अच्छे रोल छीनने के लिए हमने लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट किया, बहस की, बहस मुबासा हुआ फैसलों पर और कल्चर डिसाइड हो। अब टीम का कल्चर डिसाइड हो चुका है कि जनाब ना तो हम बैक बाइटिंग करेंगे, ना किसी को गाली गलौज करेंगे, और सबको पता लग गया किसकी क्या कैपेसिटी है, कौन क्या कर सकता है। दुनिया की ज्यादातर टीम एफर्ट इसी स्टेज पे डेड हो जाती, मर जाती है, टीम बनती नहीं, इसी स्टेज में फंसी रहती, इसी स्टेज में फंसी रहती। अगर इस स्टेज से बाहर निकल जाएं तो हम नॉर्मिंग में पहुंच जाएंगे। अब नॉर्मिंग में क्या हो रहा है, जरा तस्वीर देखिए। रोल पता है किसने क्या करना है, एक दूसरे की मदद की जा रही है। इसका मतलब नॉर्मिंग वो स्टेज है जहां पर हमें ये समझ आ गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किसका क्या रोल है, क्या हमारी वैल्यूज है, क्या हमारे एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या हमारा कल्चर है, और क्या हमारा जो है ओवरऑल सिस्टम बन गया है। अब यहाँ पे आके नॉर्मिंग हो गई, ये हमारी है तीसरी स्टेज। पहली स्टेज में मिले थे, दूसरी स्टेज में लड़ाई हुई थी, फिर कल्चर और नॉर्म पे बहस हुई थी, नॉर्मिंग में वो तय हो चुका है। जब ये सारी बातें तय हुई, नॉर्मिंग शुरू। अब नॉर्मिंग में हमारी परफॉर्मेंस ऊपर जानी शुरू हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस की इंतहा हो गई परफॉर्मिंग की स्टेज में। चूंकि हम स्टॉर्मिंग से निकल आए हैं, नॉर्मिंग में आ गए हैं, अब हमारे अंदर एक कोहेसिवनेस आ गई है। याद कीजिए, कोहेसिव ग्रुप अभी पढ़ा के लाए हम, जो आपस में जुड़ जाता है, आपस में एक स्टिकीनेस हो जाती है, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की मदद करेंगे, अपने लिए नहीं खेलेंगे, टीम के लिए खेलेंगे, अपने लिए नहीं खेलेंगे, मुल्क कौम के लिए खेलेंगे। तो ये वो जज्बा है। तो अब यहाँ पे परफॉर्मिंग शुरू हो गई। अब कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुके हैं, मसाइल हल हो चुके हैं, अब ये आपस में मिलकर लड़े। अब ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप जीत के लाई। अब वे ये वो टीम है जो एशियन कप भी, देखिए जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, एशियन कप भी हमारे पास था, क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी भी हमारे पास थी।
वर्ल्ड कप भी हमारे पास था। इसी तरह एक ज़माने में हसन सरदार और समीउल्लाह नाम के प्लेयर होते थे हॉकी में, परफॉर्मिंग टीम थी, हमारे पास वर्ल्ड कप भी था, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी भी थी। तो ये टीम जब बनती है तो ये फिर आगे आने वाली हर हर्डल को उड़ा के वो मारती है और अपनी कैपेसिटी से बड़े बड़े रिजल्ट देती है। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग। क्योंकि आप देखिए जिस दौर के मैच अगर मैं कभी यूट्यूब पे देखूं, हसन सरदार, समीउल्लाह, तो जनाब स्मिथ, मैकडर्मिट, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे जनाब हॉकी में। जर्मनी की टीम वो टीम हुआ करती थी कि लोग कानों को हाथ लगाते थे। लेकिन हमारी टीम के पास जो था ना वो कोहेसिवनेस थी, जिसकी वजह से हम नए लड़कों के साथ जाते थे। काजी मुहिब हो गया, ये बड़े यंग लड़के थे उस जमाने में, और हम जीत के आते थे। तो ये होती है परफॉर्मिंग की। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि हर अरूज को ना एक जवाल होता है। दुनिया का कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको जवाल ना है। अब जब हम बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग करेंगे तो अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि हम समझेंगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे अक्लमंद कोई नहीं। जब इंसान के अंदर ये सिफ्त पैदा हो जाती है तो वो टीम ऑटो पायलट पे चली जाती है, वो फिर चलती रहती है। उसके अंदर फिर खामियां ऐड हो जाती हैं, और फिर वही टीम जो है, दुनिया के हालात बदलते हैं, वो अपने आप को नहीं बदलती। क्यों? वो एक दूसरे से जुड़ गए ना, वो नया प्लेयर नहीं लाना चाहते, नया नॉलेज नहीं सीखना चाहते, नई बातों की तरफ नहीं जाना चाहते, वो अपनी वही पुरानी थ्योरी पे बेस करना चाहते हैं। यहाँ स्कूप आ गया, यहाँ नई गेम आ गई। हाँ, शुरू हो जाएगा। तो हम ये बातें एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। Which is the stage of team development during which efficiency of work will be at lowest point according to टकमैन के मुताबिक टीम जो है अपनी बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस पे कब जाएगी। अभी देख लेते हैं आप कितने wise हैं, जो थे, ये जाहिर बात है टीम परफॉर्मेंस करते बिल्कुल सही लड़ रही होगी, स्टॉर्मिंग कर रही होगी, पूरा उस वक्त इससे पुअर परफॉर्मेंस कोई भी नहीं देगा। दूसरी चीज, the fifth stage has been later addition to Tuckman and Tuckman four stages। आप कहते हैं Tuckman की तो फोर स्टेजेस थी, जो पांचवी स्टेज ऐड हुई वो किस सवाल है। At the Shafiq Brothers, a project team has been put together by management. In the team factions are emerged. In the team factions are emerging not only around the different ideas but around three dominating members who always seems to disagree. एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उनके अंदर फैक्शन राइज कर रहे हैं, बहस मुबासा चल रहा है, और अक्सर तीन बंदे तो आपस में डिसएग्रीमेंट करते रहते हैं। तो ये कौन सी स्टेज होगी आपके ख्याल में? जी बच्चों, ये कौन सी स्टेज होगी? आपने बिल्कुल कहा, ये स्टॉर्मिंग की स्टेज होगी। क्योंकि बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई की स्टेज होती है, हम इसको हमेशा क्या कहते हैं, ये हमारी जो है वो स्टॉर्मिंग की स्टेज होती है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ अब जो यहाँ का छोटा सा है वो पांचवी स्टेज से रिलेटेड ही है, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, बात यह है कि ग्रुप्स में जब सवाल आते हैं तो ग्रुप्स के अंदर एक खास किस्म की सिचुएशन पैदा होती है। इस सिचुएशन में ग्रुप के अंदर एक बीमारी फैल जाती है। वो बीमारी ये होती है कि हमसे अच्छा कौन है, हम सबसे बेहतर हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ग्रुप। हम इस स्टेज को कहते हैं ग्रुप थिंक, डॉर्मिंग या ग्रुप थिंक। डॉर्मिंग स्टेज में ये बीमारी पैदा होती है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये क्या है। इसमें सबसे पहला सिम्टम ये है कि रेजिस्टेंस टू क्रिटिसिज्म
and contradiction to new information. नई मालूमात के खिलाफ खड़े हो जाते हैं मेंबर और रेजिस्टेंस करते हैं तनकीद को। कोई तनकीद कर दे तो उससे बुरा कोई, अपनी सेल्फ मेंटेनेंस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, एक दूसरे को कंसोल करते रहते हैं। जरा मेरी ऊपर वाली तस्वीर देखिए स्लाइड पे, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जहां मेरी 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 पिक्चर वहां आ रही है, पिक्चर आ रही है, मैं अपनी पिक्चर हटाता हूँ, एक मिनट, इतना खूब तस्वीर है नीचे और मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। ये देखो कितने प्यारे लोग हैं, मुझे क्या जरूरत है अपनी तस्वीर लगाने की, देखो कितने प्यारे बच्चे। अच्छा, तो इन्होंने अपने जहन एक दूसरे के साथ केबल के साथ क्या किए हुए, जोड़े हुए हैं जी, केबल के साथ अपने जहन जोड़े हुए, यानी आपस में एक दूसरे की बात सुननी है, खबरदार किसी और की बात सुननी, किसी को ग्रुप ठीक है बाकी बात नहीं सुननी। समझ आ रही बात की? जरा सोचो, एक ऐसा मेडिकल बोर्ड हो, अब यहाँ मुझे बोलने की जरूरत है ज्यादा, पिक्चर फिर ऑन करता हूँ। एक मेडिकल बोर्ड हो जो बाहर के नॉलेज को, नई रिसर्च कोई ना ले, तो भाई वो पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकेगा? वो तो बगैर इलाज की लोगों की टांगे काटता जाएगा। ये ग्रुप थिंक यहाँ पे फिर भी पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है, फोकस करो और आउटसाइड आइडियाज पे फोकस करो, तो फिर आपका ग्रुप मेंटेन रहेगा। तो ये बच्चों यहाँ तक आज बात होगी। आज क्या क्या पढ़ा है जरा याद करो। एक तो टीम पढ़ा, एक दूसरा टीम की टाइप्स पढ़ा, टीम कोहेशन पढ़ा, टफमेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट पढ़ी, और उसके साथ साथ ग्रुप थिंक को हमने पढ़ा। कोशिश ये थी कि बल्बिन टीम रोल्स पे भी बात करता। 9 रोल्स है, लेकिन बल्बिन टीम रोल्स का टाइम बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। 9 रोल्स है, तफसील तो शूटिंग है, तो आज नहीं बताया, सिर्फ ये बात करते हैं। मैं स्क्रीन बनाना नहीं है, हमने